हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर ना तो किसी प्रकार का कोई पेमेंट करना है, ना ही आपको कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। तो फिर सभी वीडियोस आपको यहां पर मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करेंगे कि हम इस वीडियो के अंदर किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक होगा लोकतंत्र की विशेषताओं को लेकर। ये टॉपिक है कक्षा 9वीं के राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इस चैप्टर में हमने चूंकि लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में पढ़ लिया था कि लोकतंत्र की परिभाषा क्यों या लोकतंत्र क्या है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे कि लोकतंत्र क्या है, हम ये जान चुके हैं, लेकिन अगर कोई चीज है तो उसमें क्या विशेषताएं हैं उनके ऊपर हम बात आज करने वाले हैं। यहां पर तो हम लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। लोकतंत्र को हम डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं और लोकतंत्र में आप ये फोटो देख पा रहे होंगे कि डेमोक्रेसी का झंडा बुलंद कर रहे हैं यहां पर। इसका मतलब क्या है कि लोकतंत्र कोई एक व्यक्ति खड़ा नहीं कर सकता, मिलजुल कर विभिन्न प्रकार के लोग इसको तैयार करते हैं, है ना। कई सारे लोग इसको मिलकर या इसमें कई सारे लोगों की भागीदारी होती है जब लोकतंत्र तैयार हो पाता है। हमने पिछले वीडियोस के अंदर जो बात करी थी, हमने देखा था कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है। क्या होती है परिभाषा, आपको याद होगी। परिभाषा मैंने बताई थी आपको कि अब्राहम लिंकन ने तो ऐसा कहा था कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन जो होता है उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। एक परिभाषा थी कि लोकतंत्र शासन का, आप देखें कि लोकतंत्र में हमने एक परिभाषा देखी थी कि भाई लोकतंत्र में जो शासक है उनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा, अर्थात शासक या शासन करने वाले लोगों का चुनाव कौन करेगी, जनता करती है। तो उसी परिभाषा से हम स्टार्ट करते हैं कि हमने परिभाषा के बारे में पढ़ा था कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं अपनी परिभाषा में। तो हमने जो परिभाषाएं पढ़ी थी उसी परिभाषा से हमने स्टार्ट किया। तो जब हम शासकों को चुन सकते हैं, शासक मतलब कौन कहलाता है, तो शासकों के ऊपर हम चर्चा करेंगे जैसे ही, तो इस पर कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे, है ना। वो सवाल आपकी समझ में नहीं आ रहे होंगे, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कैसे सवाल खड़े हो जाएंगे। तो पहला सवाल तो खड़ा होगा कि शासक है तो शासक कौन होते हैं। मतलब जब बात की जा रही है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। शासक का मतलब कौन होता है, शासन करने वाला, जो क्या होगा, शासन करेगा। शासन करने वाले व्यक्ति को आप क्या कहते हैं, शासक कहलाता है। तो ऐसे शासक कौन होंगे, इनको लेकर सवाल खड़े हो जाएंगे कि भाई ऐसा शासक कौन होगा। आज के जमाने में आपके पास दो प्रकार के शासक हैं। कैसे, एक तो नियुक्त शासक है जो एग्जाम निकाल कर आपका काम करते हैं, जिनको आप अधिकारी वगैरह कहते हैं, और एक आपके पास शासक है जो चुनाव के द्वारा जीत कर आते हैं, जिनको आप नेता कहते हैं। क्या कहते हैं, वो नेता कहलाते हैं। ये दो प्रकार के शासक हैं। तो इसमें से कौन से शासक की बात की जा रही है, लोकतंत्र में इन दोनों प्रकार में से कौन सा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम आप लोग सामान्य व्यक्ति हैं, बिल्कुल जनसाधारण से लोग हैं, तो हमारा काम तो अधिकारियों से भी पड़ता है, नेताओं से भी पड़ता है। तो हम किसको समझें कि कौन लोकतंत्र की नींव है, किसको लोग चुन रहे हैं शासन करने के लिए। तो यही सवाल होगा। तो पहला सवाल जैसे ही आया कि शासक कौन है, तो इस पर सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुनाव हुआ होना आवश्यक होता है। मतलब सरकार अगर लोकतांत्रिक है तो किन का निर्वाचित होना, है ना, किन का चुनाव हुआ होना आवश्यक है ना। किसको चुना गया है, किसका चुनाव हुआ है, कौन चुनाव के माध्यम से आया है, ये क्या है, ये बहुत आवश्यक है। ये जब पता चलेगा तभी आप जान पाएंगे कि क्या लोकतंत्र की विशेषताएं हो सकती हैं। लोकतंत्र में कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी लेते हैं। मतलब जो बिना चुने हुए अधिकारियों का मतलब क्या है, जो एग्जाम देकर, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर जो क्या होते हैं, अधिकारी चुनकर आते हैं, तो इनके बारे में बात की जा रही है। तो क्या लोकतंत्र में इन दोनों का महत्व होता है, चुने हुए का और जो बिना चुने हुए हैं उनका। चुने हुए का मतलब क्या है, ये चुने हुए जो लोग हैं, चुनाव जिनका होता है उनको क्या कहते हैं, वही तो नेता कहलाते हैं। और यही नेता लोग क्या होते हैं, चुनकर आते हैं ना, यही नेता लोग चुनकर आते हैं। जब ये चुनकर आएंगे तो यही शासन चलाते हैं। तो मतलब क्या होगा कि लोकतंत्र में शासन कौन कर रहा है, तो नेताओं के हाथ में होता है। ये लोग निर्वाचित होकर आते हैं, यही शासन चलाते हैं। लेकिन इनको मदद करने का काम कौन होता है, जो चुनकर नहीं आते हैं, एग्जाम के थ्रू जो अधिकारी लोग आते हैं वो क्या होते हैं,
हैं इनको मदद करेंगे, क्योंकि ये नेता तो 5 साल में बदल जाएगा, हो सकता है पढ़ा लिखा नहीं होगा, हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा हो लेकिन फील्ड बदल गई हो उसकी, तो फिर उसको समस्या जाएगी काम करने में। तो ये अधिकारी क्या करते हैं, उसको मदद करते हैं। तो लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए जरूरी क्या है कि उसके जो शासक वर्ग है, उसका प्रधानमंत्री, उसके राष्ट्रपति, उसके मुख्यमंत्रियों का चुना जाना अनिवार्य है। अगर ये चुने गए हैं तो क्या कह सकते हैं हम कि मॉडल कुछ हमें लोकतांत्रिक जैसा लग रहा है। लेकिन उस लोकतंत्र के अंदर कई सारे ऐसे कर्मचारी भी होते हैं जो बिना चुने भी हुए होते हैं, जिनका चुनाव नहीं होता फिर भी वो फैसले लेते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड बनना, आपका राशन कार्ड बनना, है ना, आपका आप जाएंगे डॉक्टर आपको पर्चा लिखेगा, मेडिकल बनना, या कई सारी बातें जो कौन है, लोकतंत्र में ऐसे कई सारे फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारियों के द्वारा भी लिए जाते हैं, कई अलग अलग जगह पर लिए जाते हैं। उनके दायरे सीमित होते हैं, इनका दायरा जो है वो बहुत बड़ा होता है, इनका प्रभाव भी ज्यादा होता है। तो शासक कौन है, ये पहला सवाल जो था वो हमने इस पर बात करी कि कौन होंगे शासक। अब बात आती है कि जो किस तरह से चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे, मतलब इस चुनाव के द्वारा क्या चुनेंगे हम, जो शासक चुन रहे हैं ना, क्या चुन रहे हैं, जो शासक हम चुन रहे हैं, तो इनके चुनाव का जो तरीका है वो कैसा तरीका होना चाहिए कि उस तरीके को हम क्या कह दें, लोकतांत्रिक तरीका कह दें, या उसे हम लोकतांत्रिक चुनाव कह दें। किस तरीके का चुनाव हो। चुनाव कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्लास में मॉनिटर का खड़ा हो जाना, लेकिन वो कह दे कि हमारे अलावा कोई और खड़ा नहीं होगा, एक चुनाव वो हो सकता है। एक चुनाव ऐसा होता है कि जिसको सबसे वोट पड़ेंगे वो भी जीत जाएगा। एक चुनाव ऐसा होता है कि जिसको आधे से ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। तो किस प्रकार के चुनाव को आप क्या कहेंगे, लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं। तो यहां पर लोकतांत्रिक चुनाव कहलाने के लिए उसकी कुछ शर्तें हैं। तो जब शासकों का चुनाव होगा, है ना, शासकों को जब चुना जा रहा है, उनका जो चुनने का तरीका उसको क्या कहते हैं, शासकों का चुनाव। तो इस चुनाव के लिए आपको कुछ शर्तें तय करनी होगी, उन शर्तों के माध्यम से ही आप आगे बढ़ पाएंगे, या वो शर्तें जब आप फुलफिल करेंगे तभी उस तरीके को क्या कहलाएगा कि उस जो तरीका अपनाया है, जो आपने चुनाव का तरीका अपनाया है, वो लोकतांत्रिक है। क्लियर। तो इस पे हम बात करने वाले हैं कि भाई क्या क्या हो सकती हैं शर्तें, कौन लोग चुनाव करते हैं, पहले आपको यह जानना होगा। शासकों का चुनाव कौन करेंगे ये पता होना चाहिए, क्या शर्तें क्या हैं, तो कौन लोग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे जनता के द्वारा निर्वाचित होना चाहिए। जनता में भी कौन, जिनकी उम्र 18 से ज्यादा हो गई है और जिनका वोट वोटर लिस्ट के अंदर वो लिस्टेड है, वो लोग वोट डाल पाए। क्या खुद शासक चुने जा सकते हैं, मतलब आप खुद को शासक चुन सकते हैं, नहीं, ये नहीं चुन सकते। इसमें प्रत्येक नागरिक को क्या होगा, बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी होगा। इसमें ना जो जनता है या जो नागरिक है उसको जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, है ना, अमीरी गरीबी के आधार पर, किसी आधार पर विभेद नहीं करेंगे। हर व्यक्ति बराबर है, उसके वोट की भी कीमत बराबर होगी यहाँ पर। तो सभी को भाग लेने की यहाँ पर जरूरत है। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है, नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं कर सकती। ये शासकों का जो चुनाव होगा उसमें ये शर्तें होंगी। कौन लोग चुनाव करेंगे, तो चुनाव करने के लिए हमने बात करी कि सभी नागरिकों को जिनका नाम मतदाता सूची में है वो वोट डाल सकते हो, सभी बराबर है। खुद शासक नहीं चुने जा सकते, खुद को नहीं निर्वाचित कर सकते आप चुनाव में खड़े होंगे, जनता आपको चुनेगी। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को अधिकारों से वंचित कर सकती है, नहीं, ऐसा भी इसके पास अधिकार नहीं है कि वो किसी को वंचित कर सके। सरकार के किस स्वरूप को आप लोकतांत्रिक कहेंगे। अब दूसरा सवाल आ गया। पहला सवाल हमने क्या देखा था यहां पर, तो आप देखेंगे पहला सवाल हमने देखा था कि शासक कौन है, फिर हमने देखा कि इनका चुनाव कैसे होगा, फिर हमने यहां पर बात करी कि भाई सरकार के किस स्वरूप को आप लोकतांत्रिक कहेंगे। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बांधकर काम करना जरूरी है, मतलब इनको खुली छूट है या इनको कुछ सीमाओं में बांधा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए, तो आप किस तरीके को कहेंगे, तो आदर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर वो आदर करती है तो व्यवस्था लोकतांत्रिक हो सकती है। वो अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए उसको संसद में जाना होगा, वहां पर बहस करवानी होगी, फिर कानून बनाना होगा, फिर आगे बढ़ पाएंगे। उसकी कुछ अपनी लक्ष्मण रेखाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं, वो हर एक क्षेत्र में घुसकर कुछ भी ताबड़तोड़ बदलाव नहीं कर सकती है। तो अगर ये दोनों बातें हैं तो आप इसको क्या कहेंगे, लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे। चुनने का तरीका क्या है, इस लोकतांत्रिक सरकार को चुनने का तरीका यह है कैसे आप वोट डालेंगे, मत डालेंगे और उसको चुनकर आप आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर बात। अगला, अब बात आती है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। तो जो लोकतांत्रिक सरकार है तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो प्रमुख फैसले होते हैं वो निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। तो ऐसा क्या है, तो इसके हम कुछ उदाहरण लेकर चल रहे हैं ना, हम पाकिस्तान का उदाहरण ले रहे हैं और फिर हम एक दो उदाहरण और लेंगे। तो आप देखें क्या निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा और हर देश में ऐसा नहीं होगा कि निर्वाचित नेताओं के हाथ में ही होंगे।
पाकिस्तान में 1999 के तख्ता पलट के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ, कौन है परवेज मुशर्रफ? ये है। और पाकिस्तान कहाँ है? भारत का पड़ोसी है, ये पाकिस्तान है। तो यहां पर कब की बात कर रहे हैं हम? 1999 में तख्ता पलट के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के मुखिया बन गए। बाद में खुद को उन्होंने राष्ट्रपति घोषित करवा दिया। हम देखें कैसे हुआ। संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव कर सारे प्रमुख फैसले लेने के अधिकार एक ऐसी परिषद को सौंप दिए जिसमें सेना का प्रभुत्व था, मतलब सेना का बोलबाला था। चुने हुए प्रतिनिधियों को फैसले लेने के लिए ज्यादा स्वतंत्रता नहीं थी। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि निर्वाचित नेताओं के हाथ में सभी फैसले होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। लोकतंत्र के अंदर होते हैं, लेकिन अगर तानाशाही व्यवस्था में हम बात करें उदाहरण के रूप में, तो जिसके हाथ में ऐसे सारे फैसले हैं वो निर्वाचित हो भी सकता है और निर्वाचित नहीं भी हो सकता है। उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठन और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां करवाकर इनने अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ाया है। तो अगस्त 2002 में इनने कार्यकाल कैसे बढ़ाया? तो अगस्त 2002 में इनने क्या किया? एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास करवाया। इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए इनने पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। और इस ऑर्डर से क्या हुआ? इस ऑर्डर से राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता था। और इस ऑर्डर के पहले वो क्या बन गए थे? पाकिस्तान के क्या बन जाते हैं? पाक के राष्ट्रपति बन जाते हैं। और पाक के राष्ट्रपति बने और ये लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्डर बना लिया, तो क्या हो गई? आपके पास ताकत ज्यादा आ गई। आपका ताकत ज्यादा आ गई तो अब आप क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर प्रांतीय असेंबलियों को भंग करने का अधिकार भी आपके पास आ गया। मंत्रिपरिषद के कामकाज को एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी पर छोड़ दिया गया कि भाई आप काम कर रहे हैं तो आप किसकी निगरानी में रहेंगे? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी में रहेंगे, जिसके ज्यादातर सदस्य किसको बना दिया गया? फौजी। चूंकि परवेज मुशर्रफ किससे थे? जो राष्ट्रपति थे उनका संबंध किससे था? तो फौजी हुआ करते थे। इस कारण से क्या कर दिया गया कि वहां पर उन्होंने अपनी बिरादरी के, मतलब अपने फौजी भाइयों को इसका मेंबर ज्यादा बना दिया। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। मतलब उन्होंने बोला कि अब भंग करवा दिया, अब हम क्या कर रहे हैं? चुनाव करवा रहे हैं। तो यहां पर चुनाव करवाए गए। जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के कई सारे ठोस कारण हैं। जब चुनाव करवाए गए तो जनता चुनकर आती है या जो लोग चुनकर आते हैं, निर्वाचित मेंबर होते हैं, उनको अधिकार ही नहीं दिए। कि आपको अधिकार दिए गए हैं कि भाई आप किसी तरीके से कोई काम कर सके, आपको कोई पावर नहीं है। आपके ऊपर सुप्रीम कौन है? जो आपके राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति कौन है? सेना के एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन गए हैं जो तानाशाही प्रवृत्ति को अपना रहे हैं। लेकिन केवल हम क्या करेंगे? यहां पर एक कारण पर चर्चा करेंगे जो इसके लोकतंत्र नहीं होने का कारण होगा। पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है क्या? नहीं किया है, क्योंकि यहां पर तो कौन आ गया है? सेना आ गई है। और सेना ने क्या किया है? तख्ता पलट किया है। और तख्ता पलट के माध्यम से ये क्या हो गई है? गद्दी पर बैठ गई है। फिर उसने क्या किया? पावर बना ली कुछ कानूनों के माध्यम से और खुद को 5 साल के लिए काबिज कर लिया। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया था, लेकिन केवल हम इस आधार पर यह कह दें कि पाकिस्तान में लोकतंत्र था, हम कैसे कह दें? यह बिल्कुल संभव बात नहीं है कि वहां पर लोकतंत्र हुआ करता था। अब जो ये व्यवस्था हमने देखी, इसे लोगों का शासन आप नहीं कह सकते। किसको नहीं कह सकते? क्योंकि आपने जो पाकिस्तान के अंदर शासन देखा है ना, पाकिस्तान के अंदर जो शासन देखा, तो उसको आप क्या नहीं कह सकते? वो लोकतंत्र नहीं कहला सकता। क्यों नहीं कहला सकता लोकतंत्र? तो लोकतंत्र नहीं कहलाने के पीछे उसका एक कारण होगा। क्या कारण होगा? क्योंकि वहां पर आपने देखा था कि सेना ने कब्जा कर लिया और सेना अपने तरीके से कानून चला रही है। मतलब वहां पर निर्वाचित व्यक्तियों के पास उतने अधिकार नहीं है जितने सेना के अधिकारियों के पास हैं। इस कारण से इसे लोगों का शासन नहीं कहेंगे। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचे। मतलब हमें पहली विशेषता बिल्कुल क्लियर हो गई कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। तो ये हम विशेषता यहां पर सीख गए। जबकि हमने स्टार्ट कैसे किया था? हमने स्टार्टिंग की थी कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। तो ये पूरा निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। तो कैसे? तो जो प्रमुख फैसले नहीं, जो अंतिम फैसले होते हैं। तो हमने लास्ट में क्या किया? लास्ट में कंक्लूजन पर पहुंचे कि भाई जो लोकतंत्र में निर्णय लेने की अंतिम शक्ति होती है वो किसके पास होती है? लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है। निर्वाचित का मतलब तो कहीं से भी निर्वाचित होकर आ गए, तो ऐसे निर्वाचित जिनको लोगों ने किया है, तो वो लोकतंत्र की पहली विशेषता हो जाएगी। दूसरी विशेषता की तरफ चलते हैं तो हम देखेंगे स्वतंत्र, निष्पक्ष और चुनावी मुकाबला। चुनाव का मतलब क्या हो गया? यहां पर आपको समझ में आएगा कि हम निर्वाचन पद्धति के बारे में बात करने वाले हैं, कि यहां पर हम निर्वाचन को लेकर बात करेंगे।
तो सबसे पहले जैसे आप देखें यहां पर, तो हम उदाहरण लेंगे चीन का। स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, चुनावी मुकाबला हो, अगर ये स्थितियां हो रही हैं तो क्या इसी स्थिति को आप लोकतंत्र कहेंगे? तो इन सब बातों से हम लोकतंत्र की दूसरी विशेषता जानने की कोशिश करेंगे। उसमें हमने उदाहरण लिया है चीन का। चीन की संसद के लिए प्रतिवर्ष नियमित रूप से चुनाव होता है, जिसे राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। तो ये क्या हो गया, यहां पर निर्वाचन तो हो रहा है, और वो भी कैसा हो रहा है, नियमित रूप से हो रहा है, हर 5 साल में हो रहा है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। एक शर्त आ गई कि स्वतंत्र नहीं है ना, यहां पर क्या है, स्वतंत्रता नहीं है, कि आप स्वतंत्र नहीं है, आपको आजादी किससे लेनी पड़ रही है, परमिशन किससे लेनी पड़ रही है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से। सरकार हमेशा किसकी बनेगी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनेगी, कोई दूसरी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। जबकि लोकतंत्र में संभावना होती है कोई दूसरी पार्टी की भी सरकार बन सकती है, लेकिन यहां पर नहीं बनेगी। चीन की संसद को क्या कहते हैं, तो कबांगुओ रेममिन दाइवियाओ दाहुई, है ना, ये चीन की संसद का नाम होता है, जैसे राष्ट्रीय जन संसद के नाम से आप जानते हैं। तो क्या है ये संसद, तो इसके बारे में जाने आप। तो जैसी हमारी लोकसभा है, जैसी हमारी संसद है, लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर जो बनती है, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर जो बनती है, वैसी ही यहाँ की संसद है। जो चीन के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वो इस संसद में बैठेंगे, जो चीन की संसद है। जैसे हमारे सांसद कहाँ बैठते हैं, संसद भवन में बैठते हैं, तो ऐसे ही इनके सांसद कहाँ बैठेंगे, यहाँ पर बैठेंगे। तो बात करेंगे कबांगुओ रेममिन दाइवियाओ दाहुई के बारे में, जिसको आप राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। तो इसके बारे में हमें पता है कि यहां पर चुनाव होता है, और चुनाव कितना होता है, हर 5 वर्ष के अंदर यहां पर चुनाव करवाते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। मतलब जो चुनाव हो रहे हैं, तो यहां से चुनाव होकर जो मेंबर आएंगे वो क्या करेंगे, वो राष्ट्रपति को चुनेंगे, यहां पर उनके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो यहां पर ऐसे कितने सांसद चुने जाते हैं, तो करीब 3000 मेंबर आते हैं इस असेंबली के लिए, या इस राष्ट्रीय जन संसद के लिए 3000 सदस्य चुनते हैं। कुछ सदस्य जनता के द्वारा, लेकिन कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। मतलब सेना के पास भी अधिकार है कि कुछ का वो चुनाव कर सकती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। चाहे सेना का मेंबर हो, चाहे कोई और हो, सबको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ेगी, तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे। 2002-3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती। कैसे बनी, मान लीजिए कि एक पार्टी है, मैं आपको बताता हूं कैसे बनती है। एक पार्टी है, चुनाव होना, यहां पर एक पार्टी है। पार्टी क्या है, जिसको आप कम्युनिस्ट पार्टी कह रहे हैं, हमने मान लिया चीन की एक पार्टी है। अब पार्टी एक ही है, मतलब 2 पार्टी नहीं है, तो यहां से कौन व्यक्ति आपके इलाके से चुनाव लड़ेगा, ये पार्टी ने नाम तय कर दिया। मतलब अब उसके विरोध में कोई नहीं होगा, है ना। जिसको ये पार्टी परमिशन देगी वही चुनाव लड़ पाएगा और नहीं लड़ पाएगा। मतलब अगर इसने 2 नाम भी दिए हैं, मान लीजिए कि इसने 2 नाम भी दिए हैं, तो दोनों किस पार्टी के हैं, ये ए पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी के ही है। अब इन दोनों में चुनाव हुआ और दोनों में से कोई एक जीत कर आया, मान लीजिए कि ये जीत जाता है, तो ये भी किसका मेंबर है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन का। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन का ये मेंबर होगा, तो क्या होगा, सरकार हमेशा किसकी बनेगी, कम्युनिस्ट पार्टी की बनेगी। कई बार कम्युनिस्ट पार्टी 2 मेंबरों को परमिशन ही नहीं देगी, एक मेंबर जाएगा, तो चाहे आप 1 वोट डालो चाहे 100 डालो, उसकी विजय हो जाएगी, वो चुनाव जीत जाएगा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं मैक्सिको का। मतलब ये जो हम अब दूसरी विशेषता पढ़ रहे हैं, तो हम मैक्सिको का उदाहरण लेंगे। मैक्सिको में हर 6 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हमने चाइना के अंदर देखा कि हर 5 साल में, जबकि मैक्सिको के अंदर हर 6 साल में होगा। वहां कभी तानाशाही या फौज के शासन की स्थापना नहीं हुई, परंतु हर बार PRI नामक जो राजनीतिक संगठन है ना, PRI नामक राजनीतिक संगठन चुनाव जीतता है। ये PRI है, ये मैक्सिको है जो आप देख पा रहे हैं। ये कहां पर आएगा, मैप में आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका के अंदर। कहां मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका में जब आप USA जाएंगे, USA के नीचे आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, ये मैक्सिको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये बाउंड्री है मैक्सिको की, ये क्या है, पूरा आपका मैक्सिको वाला एरिया है। तो मैक्सिको में चुनाव हर 6 साल में होते हैं, लेकिन पार्टी एक ही काबिज रहती है सत्ता पर, जिसको PRI कहते हैं। वही विपक्षी दल थे, परंतु चुनाव पूर्ण रूप से इसी पार्टी के नियंत्रण में होता था। मतलब हर बार चुनाव इसी पार्टी कंट्रोल में होगा और यही पार्टी चुनाव जीतेगी। यहां तक कि विद्यार्थियों को कहा जाता था कि वह अपने पेरेंट्स को कहें कि केवल PRI के लिए ही वोट करें। मीडिया, सरकारी मशीनरी, सरकारी कर्मचारी
सभी लोगों को पीआरआई के लिए कार्य करना पड़ता था, उनको उसके लिए मजबूर किया जाता था। तो क्या ये लोकतंत्र की विशेषता हो सकती है कि लोकतंत्र में जो सत्ता में पार्टी है वो अपने लिए प्रचार करवाए, अपने लिए दबाव बनवाए? ऐसी विशेषता तो नहीं हो सकती। चीन में दबाव नहीं है, स्वतंत्र चुनाव है, लेकिन वहां पर प्रतिद्वंदता नहीं है, आपके सामने ऑप्शन नहीं है, एक ही पार्टी है। यहां पर ऑप्शन है तो पार्टी इतनी हावी है कि आप दूसरे को वोट नहीं डाल सकते। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई मतलब कि कौन सी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी उन्हें जीत मिलती ही नहीं थी। तो इसमें यह सोचना है कि इनको जीत क्यों नहीं मिलती थी। हमने पढ़ा है यहां पर कि विपक्षी दल लड़ रहे हैं, लेकिन जो पीआरआई है वो गलत तरीकों का उपयोग करके, सरकारी मीडिया का उपयोग करके, बच्चों के ऊपर दबाव डलवा के माता पिता से कहें, और हमेशा क्या है, अपनी ही पार्टी की सरकार बना लिया करती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरआई को ख्यात हुआ करती थी, है ना। हर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरआई को ख्यात थी। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज करती थी। मतलब इसका मीडिया काम क्या था कि जो विपक्षी दल है उनकी आलोचना करें और सरकार की गतिविधियों को नजरअंदाज करें, मीडिया का काम था। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में ये क्या करेंगे, मतदान की जगह बदल देंगे, मतदान को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह करेंगे, तो इससे लोगों को अव्यवस्था होगी और लोग वोट डालने जाएंगे। अपने हिसाब से अपन ने वोट डलवा लिए, सरकार आ गई। पीआरआई अपने उम्मीदवार के चुनाव अभियान पर, है ना, बहुत खर्च करती थी, बड़ा पैसा खर्च करती थी। तो पैसे से भी चुनाव को क्या करते हैं, प्रभावित करवाते हैं। हम ऊपर बढ़ने चुनाव को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? नहीं मान सकते कि ये उदाहरण नहीं हो सकता, शासक चुनने का उदाहरण नहीं हो सकता। इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, मतलब हमारे पास ऐसा नहीं है। हमने देखो दो उदाहरण देखे, क्यों नहीं कह सकते कि हमने दो उदाहरण देखे, एक चीन का उदाहरण देखा और एक मैक्सिको का उदाहरण देखा। मैक्सिको के अंदर हमने देखा कि मैक्सिको में सरकार के पास मतलब एक ही पार्टी है जो पीआरआई है, यही बार बार चुनाव में जीतती आ रही है। चीन में, है ना, यहां पर कई सारी पार्टी और यहां पर क्या है, विकल्प ही नहीं है। मतलब आपको चुनाव लड़ना है तो एक ही पार्टी है, उसके अलावा आप कोई दूसरी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकते। मैक्सिको में कई पार्टी हैं लेकिन चुनाव जीतेगी कौन सी, सिर्फ पीआरआई दिखेगी। तो इससे लगता है कि यहां पर काफी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता था, है ना, कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प चीन के सामने था नहीं, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है। तो क्या करें भाई, मजबूरी में वोट आपको उसी को डालना पड़ेगा। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना पड़ता था। ये चीन की स्थिति हुआ करती थी। क्या इसे आप मनपसंद चुनाव कह सकते? नहीं कह सकते। तो क्या ये लोकतंत्र की विशेषता हो सकती है? नहीं हो सकती। मैक्सिको के अंदर क्या था, तो मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता था कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कहने के लिए था, वास्तविकता में नहीं था। किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था। लोगों के चाहने पर भी नहीं, वहां हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। मतलब जो हम निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये चुनाव भी निष्पक्ष नहीं है और यहां पर इनके पास कहने के लिए विकल्प है, बाकी विकल्प नहीं है। तो ऐसा करने से हम एक और अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं कि लोकतंत्र की एक और अन्य विशेषता हो गई। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता है, ये बात समझ में आ गई। चुनाव में एक से ज्यादा राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति होनी चाहिए। मतलब आपके पास विकल्प होने चाहिए, ये अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है तो वो। लोगों के पास ये विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें, चाहे तो उसको बनाकर रखें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का सामना या जीत हार के समान अवसर हो, कि जो सत्ता में आ गए हैं तो वो हार भी सकते हैं, जो सत्ता में नहीं है वो जीत भी सकते हैं। अब बात करेंगे एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल के बारे में। मतलब यहां पर एक व्यक्ति के वोट की कीमत क्या है, जो आप कीमत की बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति एक वोट और उसकी कीमत भी क्या होगी, एक। ऐसा वोट एक व्यक्ति के द्वारा ही डाला जा सकता है। तो क्या ये सब जगह पर होगा ऐसा? क्या सब जगह लोग वोट डालकर ही सरकार चुनेंगे? तो ऐसी हम यहां पर बातें करने वाले हैं, कुछ उदाहरण लेंगे। देखिएगा कि लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से जुड़ा होता है। मतलब जो अडल्ट लोग होते हैं उनके द्वारा वोट डालने पर, मतलब 18+ या अलग अलग देश में अलग अलग क्राइटेरिया है, उनके द्वारा वोट डालने से जुड़ा होता है। इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है। किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण कम मिलते हैं, मतलब सभी को वोट डालने का अधिकार मिलता है।
2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, मतलब वहां पर महिलाएं वोट नहीं दे सकती हैं, सिर्फ पुरुषों को वोट देने का अधिकार था। तो 2015 के बाद से वहां पर महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिला है ना। तो ये सऊदी अरेबिया की बात की जा रही है कि यहां पर आप क्या करें कि यहां पर जो महिला वर्ग है उनको पहले वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन 2015 के बाद उनको वोट डालने का अधिकार मिल गया है। मतलब अब कोई भी नागरिक उस देश का वोट डालने से वंचित नहीं है। एस्टोनिया ने अपने यहां नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। एस्टोनिया एक यूरोप का देश है, वहां पर कुछ कानून ऐसे बनाए हैं कि अगर रूसी अल्पसंख्यक हैं तो उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त करने में बड़ी समस्या होती है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट है ना, फिजी एक आप देख पा रहे हैं ये आइलैंड है, तो फिजी के चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज्यादा है। मतलब यहां पर वोट की इंपॉर्टेंस किसको ज्यादा मिली है, फिजी मूल के लोगों को मिली है, बाकी को नहीं मिली है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता की बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। हम इस प्रकार लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। तीसरी विशेषता क्या हो गई, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए, हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। मतलब एक नागरिक, हमने क्या बात करी यहां पर, हमने बात करी एक व्यक्ति एक वोट और एक कीमत। एक व्यक्ति एक ही वोट डाल पाएगा और उस वोट की कीमत भी क्या होगी, एक ही होगी, अलग अलग नहीं लगाई जाएगी। जैसे आपने फिजी में देखा कि वहां के लोकल लोगों की कीमत ज्यादा है और भारतीय लोगों की नहीं है। जैसे आपने यहां पर देखा एस्टोनिया में, यहां पर रूसी अल्पसंख्यकों को वोट प्राप्त करने में या वोट का अधिकार प्राप्त करने में तकलीफ हो रही है। आपने सऊदी अरब में देखा कि यहां पर महिलाओं को बहुत लंबे समय तक वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। अब बात करेंगे कानून का राज और अधिकारों का आदर। हम अगली विशेषता की तरफ चलते हैं कि कानून का राज और अधिकारों का आदर। इसके लिए हमने उदाहरण उठाया है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। कहां है जिम्बाब्वे, तो साउथ अफ्रीका के अंदर आप जिम्बाब्वे देखेंगे, ये जिम्बाब्वे है यहां पर। तो यहां पर जिम्बाब्वे को 1980 में गोरों से आजादी मिलती है। देश पर जानू पीएफ दल का राज आ गया। मतलब जैसे आजादी मिली, आजादी के बाद कौन से दल का शासन आ गया, जानू पीएफ नाम का जो दल है उस दल का शासन आ गया, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। ये दल वो है जिसने देश को आजादी दिलाने के लिए काफी संघर्ष किया था। इस दल के नेता है रॉबर्ट मुगाबे, है ना। तो रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे, मतलब वो गद्दी पर बैठ गए थे, आजादी के बाद से उनको ही गद्दी मिली हुई थी। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ का दल ही चुनाव जीतता था। मतलब यहां पर भी रेगुलर चुनाव हो रहे थे और हमेशा उनका ही दल जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। मतलब जो हम कानून के बाहर जाने की बात कर रहे हैं, तो इनके द्वारा ऐसा किया गया कि ये क्या करते हैं, गलत तरीके भी अपनाते हैं। आजादी के बाद उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की और उसकी जवाबदेही को कम कर दिया। मतलब अब क्या है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ गलत कर दिया तो हो गया, उसके लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार नहीं है। मतलब उसने काम तो अच्छे के लिए किया था, गलत हो गया, तुम जानो, तुम्हारी किस्मत जाने, ऐसी बातें यहां पर आ गई। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था, उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी ताकि कोई दूसरा विपक्ष हमारे लिए तैयार ना हो सके। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सरकार के विरोध में जो आंदोलन हो रहे थे या जो प्रदर्शन हो रहे थे उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो आप समझ रहे हैं कि जो राष्ट्रपति बने, इनने आजादी ली, संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद भी मुगाबे साहब जो थे, रॉबर्ट मुगाबे, इनने क्या किया, इतने संघर्ष के बाद भी लोगों को ये आजादी नहीं दे रहे, अपनी शासन की चीजें थोप रहे हैं। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। मतलब आप अपने देश के प्रमुख की बुराई नहीं कर पाएंगे, अगर उसने कुछ गलत किया है तब भी आप कुछ नहीं कह सकते। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था, उन पर भी सिर्फ शासक दल के ही विचार प्रसारित होते थे। मतलब दूसरों के विचार प्रसारित होने की यहां पर मनाही थी, आप प्रसारित नहीं कर सकते। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे, उसने जजों पर भी दबाव डाला। मतलब आप देखें यहां पर कि कानून के बाहर जाकर सब अनैतिक चीजें आपको जिम्बाब्वे के अंदर देखने को मिलेंगी। इससे जनता परेशान हो जाएगी और क्या करेगी, 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है कि आप बार बार आपका जनादेश पाते हैं तो ये पर्याप्त नहीं है, आपको कानून के हिसाब से भी चलना चाहिए, तो फिर ये पर्याप्त है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह बन सकते हैं। ये मुगाबे साहब के उदाहरण से हमको ये पता चला कि जब व्यक्ति को लगे कि हमको हटा ना सके कोई, उस स्थिति में वो तानाशाह की तरह काम कर सकता है।
अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नजर डालना हमें जरूरी है। हमें समझना चाहिए कि चुनाव सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, चुनाव के लिए क्या पद्धति इनके द्वारा अपनाई गई है। उतना ही जरूरी है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की स्थितियों पर भी नजर डालें। आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चुनाव के पहले की स्थिति क्या है, चुनाव के बाद कोई पार्टी सत्ता में आई है तो उसने कोई बड़े परिवर्तन तो नहीं किए हैं, तो इन पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। चुनाव से पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। मतलब जो विरोधी है उनके लिए भी तो काम विरोध, लोकतंत्र की खूबी क्या है कि विपक्ष को मान्यता देता है, वो लोकतंत्र की खूबी है। और जहां ऐसी खूबी नहीं होगी वहां स्वतः अच्छा मतलब एक बहुत स्वस्थ लोकतंत्र नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनका सम्मान करे। तो ये बातें क्या होनी चाहिए, सरकार के अंदर होनी चाहिए। उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो अगर ये स्वतंत्रताएं हैं तो फिर आप उसको लोकतंत्र कहेंगे, नहीं है तो आप क्या कहेंगे कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। कानून की नजर में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर व्यक्ति का उसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, गरीब को परेशान कर रहे हैं। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 जब आएगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या हमको यहां पर पढ़ना है, तो इन अधिकारों की डिटेल हम वहां पर पढ़ेंगे। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है कि भाई आपको अब इन शर्तों को भी मानना होगा। तो यहां पर हमने विशेषताओं में कुछ विशेषताएं देखी, यहां पर आपको देखने में आ गया होगा कि हमने यहां पर कानून के राज की बात कर ली, निष्पक्ष चुनाव के बारे में बात कर ली। तो हमने क्या कर लिया, ये सारी बातें यहां पर कर लेते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। मतलब अगर आप चुनाव जीत कर आए हैं तो आपको मनमानी करने का अधिकार नहीं है। आप कैसे काम करेंगे, आप कानून के तरीके से काम करेंगे, मनमाने तरीके से काम नहीं करेंगे। उसे भी बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर पर उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। नहीं तो क्या होगा, जिसकी सरकार आई वो दूसरे वर्ग को बहुत चौपट कर दे, उसके अधिकार छीन ले, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। जैसे आप हमारे यहां पर देखेंगे तो हमारे यहां कोई भी फैसला होता है तो संसद में, मतलब लोकसभा राज्यसभा में बड़ा गहन विचार होता है। विचार के बाद जब कंक्लूजन निकलता है, सारांश निकलता है, फिर हम क्या करते हैं, निर्णय ले पाते हैं। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं, उनको जन्मजात नहीं मिलती। जब तक वो पद धारण करेंगे तब तक उनके पास जिम्मेदारियां हैं, अधिकार हैं। जैसे पद छोड़ेंगे वैसे जिम्मेदारियां और अधिकार खत्म हो जाएंगे। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है ना। जो और दूसरे स्वतंत्र लोग हैं उनके खिलाफ भी, उनके लिए भी इनकी क्या है, जवाबदेही होती है। तो इस तरीके से हम चौथी और अंतिम विशेषता को भी रेखांकित कर लेते हैं। क्या है, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। तो ये ऐसे हमें यहां पर क्या चल गई, इनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी हो गई, क्या क्या विशेषताएं लोकतंत्र के अंदर होनी चाहिए। अब बात करेंगे परिभाषाओं का सारांश क्या है। तो परिभाषाओं के सारांश पर बात करते हैं। अब देखिए कि चर्चा को हम समेटते हैं। लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं, लोग करते हैं। लोकतंत्र के अंदर जो अपना राजा होता है, जो अपना शासक होता है, उसको चुनने का अधिकार किसको होता है, जनता के पास होता है। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट ना हो जाए, परिभाषा पर्याप्त नहीं होती। तो हमने कुछ विशेषताओं को स्पष्ट किया, जिससे हमें क्या हुआ, उन विशेषताओं के साथ हमें लोकतंत्र की परिभाषा और स्पष्ट हो गई हमारे दिमाग में और उसकी स्पष्ट छवि बन जाती है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया है। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें, है ना, क्या होना चाहिए, जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक सारे प्रमुख फैसले करते हों। लोगों द्वारा चुने गए मतलब क्या है, तो लोकतांत्रिक होगा, इनके द्वारा ही फैसले किए जाएं, विचार विमर्श करके किए जाएं, मनमाने तरीके से नहीं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता हो कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हों। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों और इस चुनाव की बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को
मानते हुए काम करती हो ना। तो ये सारी चीजों को मानते हुए अगर वो काम करती होगी तो हम ये इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि भाई वो क्या है, एक लोकतांत्रिक सरकार है, वो लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है। अब ये आपकी पुस्तक में एक टेबल दी गई है जिसमें आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ विशेषताएं दी गई हैं जिनको आपको मिलाना है। लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए, इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराएं जिनकी चर्चा हमने अभी अपने चैप्टर में कर ली है। उदाहरण क्या है, भूटान नरेश ने घोषणा की है कि आगे से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर ही काम करेंगे, जबकि वो राजा हैं, उन्होंने क्या बोला, हम काम कैसे करेंगे, चुने गए प्रतिनिधियों के आधार पर। तो कैसे मिलाएं, कानून का शासन है क्या, नहीं, अधिकारों का सम्मान है क्या, नहीं, एक व्यक्ति एक वोट एक पोल, नहीं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, नहीं, चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना। तो ये सही बात है, यहां पर आप देखेंगे तो इसको क्या कर देंगे, फर्स्ट नंबर के साथ मिला देंगे। इसका मिलान किससे हो गया, फर्स्ट नंबर पहले वाले के साथ हो जाता है। दूसरा, भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो कानून का शासन, अधिकारों का सम्मान, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना। तो यहां क्या होगा, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ऐसी व्यवस्था यहां पर नहीं की गई है। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी है। तो क्या है, तो ये क्या, इसको क्या कहेंगे, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावी मुकाबला कहेंगे, दो तो हमने यहां पर भर लिए। कानून का शासन कहेंगे या अधिकारों का सम्मान। तो क्या हो गया, उसको आप कानून का शासन कह सकते हैं। कानून के तरीके से उन्होंने क्या किया होगा कि उस पर रोक लगाई होगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया है ना। तो ये क्या हो गया, असंवैधानिक ठहराया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कानून का शासन हो गया ना, ये कानून का शासन हो गया। और ये यहां पर क्या करना है, नेपाल नरेश के प्रदर्शन में, तो नेपाल नरेश के प्रदर्शन में अधिकारों के सम्मान के बारे में आप बात करेंगे यहां पर। अब बचा क्या है, तो बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के लिए किसी पार्टी की सरकार ना रहे। तो क्या करना चाहती हैं, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला करवाना चाहती हैं। तो ऐसे हमने सभी उदाहरणों को विशेषताओं के साथ मिलाया है जो भी उनकी विशेषता हो सकती थी। तो यहां पर हमने पूरे चैप्टर के अंदर, अपने पूरे इस वीडियो के अंदर लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में जाना। लोकतंत्र की विशेषताओं को हमने यहां पर सीखा हुआ था कि क्या क्या विशेषताएं यहां पर हो सकती हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट डेवलप किया है। उस वेबसाइट का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत व्यवस्थित तरीके से लेक्चरों को देख सकते हैं। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं आप कोर्सेस में चले जाएंगे और कोर्सेस में यहाँ कई सारे कोर्स होंगे। जो भी कोर्स आपका है आप सिलेक्ट करें। मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम है तो आपने हिंदी मीडियम पर क्लिक किया, फिर आपके सामने 12, 11, 10, 9, 8, 7 ऐसी क्लास है। तो आप कक्षा 9वीं के विद्यार्थी तो कक्षा 9 चुना। अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आप आसानी से चुन सकते हैं, सारे टीचर आपके सामने। जो भी सब्जेक्ट आपको चुनना है वहां पर आपने वॉच नाउ पर क्लिक किया, क्लिक करते ही उस सब्जेक्ट का आपका पाठ्यक्रम खुल जाएगा। जैसे यहां पर हिस्ट्री का खुल गया। जो वीडियो देखना है उसके सामने सब वॉच नाउ लिखा है, इस वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वीडियो कुछ इस तरीके से चल जाता है। वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाना है तो यहीं पर एक बटन दिया गया है जिसको आप नेक्स्ट वीडियो का बटन कहते हैं। इस वीडियो का उपयोग करके या इस बटन का उपयोग करके आप अगले वीडियो पर चले जाएंगे। इससे आपकी समय की बर्बादी कम होगी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट कर आप हमें भी बताएं कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं।